हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी साबनार्जुन और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का, दैट इज अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 ये अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज की बात करता है। वैसे भी बहुत छोटा सा ही आर्टिकल है और इससे जैसे आर्टिकल 21 हमने देखा उसमें बहुत ज्यादा केस लॉ था, कई न्यू डायमेंशंस थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें पहले अच्छे से समझना होगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जैसे यहाँ पे एक तो दिया गया है अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो देखिए, डिटेंशन का मतलब भी होता है किसी को निरुद्ध कर देना, किसी को डिटेन कर लेना। अरेस्ट का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार कर लेना। दोनों में ही लगभग डिटेंशन होता है। तो अगर डिफरेंस की आप बात करो तो अरेस्ट जो है ये जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है या पुलिस किसी को डिटेन करती है तो वो अरेस्ट कहलाता है। डिटेंशन जरूरी नहीं है कि वो किसी स्टेट के एम्प्लॉय के द्वारा किया गया हो, प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है। जैसे अगर कोई किसी बच्चे को या किसी लड़की को, किसी लड़के को घर में अगर रूम में बंद कर देता है तो ये भी एक तरीके का डिटेंशन है, लेकिन ये अरेस्ट नहीं है। अब अगर हम बात करें डिटेंशन की, तो डिटेंशन भी कई तरीके से हो सकता है। जैसे अगर हम डिटेंशन की बात करें तो डिटेंशन को हम वैसे तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है प्यूनिटिव और एक कहलाता है प्रिवेंटिव। यहाँ पे एक्चुअली में देखिए है क्या कि जब किसी को डिटेन किया गया या अरेस्ट किया गया और उसका पर्पज ये है कि उसको पनिशमेंट देना है। जैसे जेल में किसी को बंद कर दिया गया, पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया, तो ये डिटेंशन है और ये प्यूनिटिव है। प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशमेंट देने के लिए। प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि अभी किसी ने कोई ऑफेंस किया नहीं है, कोई ऐसा एक्ट किया नहीं है, लेकिन ये डाउट है, एक सस्पेक्ट पर्सन है, वो मन में डाउट आता है कि ये पर्सन जो है वो ऑफेंस कर सकता है, तो ऑफेंस उसको करने ना दिया जाए, उसके लिए अगर किसी को डिटेन किया गया है तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है, प्रिवेंटिव मेजर्स कहलाते हैं। यहाँ एक चीज हम और देखेंगे कि जो प्यूनिटिव है उसमें प्यूनिटिव का मतलब तो केवल पनिशमेंट होता है। यहाँ प्यूनिटिव के साथ साथ हम अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इनको भी ले सकते हैं। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वो होते हैं जिनपे अभी डिसाइड ही नहीं होता है कि इन्होंने ऑफेंस किया है, मतलब उन्होंने कोई केस तो उनके ऊपर हो गया है, अब उनका ट्रायल चल रहा है जुडिशरी में। अब ट्रायल चल रहा है लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ है कि जिस बात का ट्रायल चल रहा है वो सही है या सही नहीं है। इनको हम अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, एक टर्म यहाँ पे आएगा एक्यूज्ड। एक्यूज्ड क्या पर्सन होता है? एक्यूज्ड का मतलब होता है जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चल रहा हो। अब प्रोसिक्यूशन जिस पे चल रहा है तो वो एक्यूज्ड होगा, जरूरी नहीं है कि अभी उसको पनिशमेंट दे ही दिया गया हो। अब जैसे ही किसी के ऊपर ट्रायल स्टार्ट होता है वो एक्यूज्ड होता है। अब एक्यूज्ड आगे दो कंडीशन हो सकती हैं, एक तो कन्विक्शन हो सकता है या ये भी हो सकता है एक्विटल हो जाए। अब कन्विक्शन का मतलब ये है कि दोषी हो गई, ये प्रूव हो गया कि ये पर्सन जो है वो गिल्टी है, तो कन्विक्शन हो गया उसका। एक्विटल का मतलब ये होता है कि वो गिल्टी नहीं है, निर्दोष साबित हो गया, तो एक्विटल हो गया। तो एक्यूज्ड के साथ दोनों कंडीशन हो सकती हैं। अब कन्विक्ट अगर वो हो गया तो फिर जितने साल के लिए उसको सजा दी गई है वो सजा काट के आएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो डिटेंशन एक प्यूनिटिव होता है जिसमें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स भी हम दे सकते हैं, और एक प्रिवेंटिव होता है जो आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 22 जो है ये टोटल 7 क्लॉज है इसका क्लॉज 1, 2 और 3 ये बात करता है अरेस्ट को लेके, ये जो ऑर्डिनरी लॉ की पोजीशन है। 4, 5, 6, 7 बात करता है प्रिवेंटिव लॉज की, प्रिवेंटिव डिटेंशन की। अब यहाँ पे एक और हम इसको समझने के लिए एक चीज को ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जो पर्सन है जिसको गिरफ्तार किया गया था, जो एक्यूज्ड है, और एक्यूज्ड का जब ट्रायल चलेगा, ठीक है, तो वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हो जाएगा। अगर उसका कन्विक्शन हो गया तब ये डिसाइड हो जाएगा कि उसको कितने साल की सजा
दी गई है, और अगर एक्विटल हो गया तो वो निर्दोष साबित हो गया। जो आर्टिकल 22 का 1, 2 और 3 क्लॉज है जो इन लॉज पे लगता है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये केवल बात हो रही है क्रिमिनल लॉज की। यानी अगर क्रिमिनल लॉज में किसी को अरेस्ट किया गया है तब ये लॉ अप्लाई होगा। अगर किसी को सिविल प्रोसीडिंग में अरेस्ट किया गया, अब सिविल में अरेस्ट किया जाता है, जैसे किसी ने टैक्स पे नहीं किया, ठीक है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। किसी पे कहा गया कि ठीक है आप इनको इतना कंपनसेशन दो, उसने नहीं दिया तब उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो उन कंडीशंस में आर्टिकल 22 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये तो एक जनरल बात हो गई। और प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर हम बात कर ले तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि किसी को इसलिए डिटेन करना जिससे कि वो कोई ऑफेंस कर ना पाए। ये बहुत ही एक ऐसा लॉ है जो स्टेट यूज करते हैं केवल अपनी भलाई के लिए ज्यादातर, कि अगर स्टेट के अगेंस्ट में कोई कुछ पर्सन कर रहा है तो उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो प्रिवेंटिव लॉज का फायदा ले लें। जैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ अपने यहाँ ब्रिटिश पीरियड में। ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया इन लॉज का, और सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडियंस का वो इन्हीं लॉज की वजह से हुआ। जैसे कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए वो 1915 में, उसके बाद 1939 में कुछ चेंजेस हुए उसमें, फिर आगे भी चलता रहा तो उस पर बात करेंगे अभी। या जैसे रॉलेट एक्ट आया था, ना वकील ना अपील ना दलील, तो रॉलेट एक्ट में भी यही था कि आपको कोई ग्राउंड नहीं बताए जाएंगे और आपको स्टेट जो है वो प्रिवेंटिव लॉज में अरेस्ट कर सकती है। तो ये प्रिवेंटिव लॉज की पोजीशन थी। अब प्रिवेंटिव लॉज जितने भी कंट्री हैं, पहली बात तो जैसे अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, प्रिवेंटिव लॉज वहां पे दिए गए हैं, लेकिन बहुत नैरो सेंस में दिए गए हैं। केवल तब दिए गए हैं जब इमरजेंसी की पोजीशन है, यानी कि इमरजेंसी पोजीशन में ये दिए गए हैं। जनरल या ऑर्डिनरी जो पोजीशन है, सर्कमस्टांसेस है, उसमें प्रिवेंटिव लॉज नहीं दिए गए। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ आर्टिकल 22 में ये प्रिवेंटिव लॉज जनरल एंड ऑर्डिनरी टाइम में भी अवेलेबल है। ये तो बात हो गई एक जनरल। अब हम देखेंगे कि जो हमारा आर्टिकल 22 है ये कहता क्या है। सबसे पहले तो हम देयर प्रोविजन देखेंगे आर्टिकल 22 के। एक चीज तो याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 22 है इसमें टर्म यूज किया गया है वो पर्सन यूज किया गया है। पर्सन यूज करने का मतलब ये हुआ कि ये केवल सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है बल्कि सभी पर्सन्स को अवेलेबल है आर्टिकल 22 में जो भी रेमेडी दी गई है। अब जैसा कि हमने बताया इसके 7 क्लॉज है, तो अगर हम बात करें 22 सब क्लॉज 1 की, तो 22 सब क्लॉज 1 दो राइट देता है पर्सन्स को। एक तो ग्राउंड्स, दूसरा कंसल्ट। इन दो टर्म से आपको याद रहेगा। Every person has right to know the grounds on which he or she is being arrested. सबसे पहली बात तो आर्टिकल 22 पर यह कहता है कि अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो उसको ये राइट है कि उसको पता हो कि किन ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है। इसकी वजह ये होती है अगर ग्राउंड्स पता होंगे तभी वो अपने डिफेंस जो है वो ले सकेगा। दूसरा राइट ये दिया गया है कि दैट पर्सन हैज राइट टू कंसल्ट विद द लीगल प्रैक्टिशनर्स ऑफ हिज और हर चॉइस। पहला तो उसे ग्राउंड्स पता होना चाहिए क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरा उसको ये पता होना चाहिए कि या उसका एक राइट है कि अपने पसंद के किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से वो कंसल्ट कर सकता है। तो ये बात कहां कही गई है, आर्टिकल 22(1) में। ऐसे आर्टिकल 22(2) जो है ये यहाँ पे अगर आप केवल लिख लेंगे 24 आवर्स तो इससे काम आपका चल जाएगा। अब 22 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि जिस भी पर्सन को आपने अरेस्ट किया गया है उसको 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। अरेस्टेड पर्सन हैज अ राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ये एक राइट और दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 24 आवर्स से ज्यादा बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के आप किसी को अरेस्ट करके नहीं रख सकते। दो चीजें 20 सब क्लॉज 2 में निकल के आई, 22 सब क्लॉज
2 में। अब जो 24 आवर्स का टाइम है इसमें दो चीजें एक्सक्लूड रहती हैं। पहला, अगर कोर्ट बंद है, कोई छुट्टी का टाइम चल रहा है, हॉलीडेज जो भी है। दूसरा, जो ट्रैवलिंग में टाइम लगेगा वो इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब कि जो ये 24 आवर्स का टाइम है इसमें जो अरेस्टेड पर्सन है उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट या जो ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट का वहां तक लाने में जो ट्रैवलिंग में टाइम लगेगा वो हटा दिया जाएगा, और अगर जो छुट्टियां हैं तो वो माइनस कर दी जाएंगी। तो ये 22(1) और 22(2) ये एक जनरल कंडीशंस में जो हमने बताया था अरेस्ट वाला पोजीशन है, या जो प्यूनिटिव डिटेंशन आप कह सकते हो, उसमें है पहला ग्राउंड्स पता करने का राइट, दूसरा ये अपने पसंद के लॉयर से कंसल्ट कर सकता है। 24 आवर्स के अंदर उसका राइट होता है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। अगर हम बात कर ले 22(3) की, इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ क्लॉज 1 and 2 ऑफ आर्टिकल 22। ये एक्सेप्शन की बात करता है और ये कहता है कि जो 1 और 2 ये जो राइट्स दिए गए हैं ये राइट्स दो लोगों को नहीं मिलेंगे। किन किन दो लोगों को नहीं मिलेंगे? एक तो कहता है अगर कोई एनिमी है, एलियन। दूसरा, उन लोगों को भी नहीं मिलेंगे जिनको डिटेन किया गया है किसी प्रिवेंटिव लॉज के अंतर्गत। प्रिवेंटिव लॉज के अंतर्गत अगर किसी को डिटेन किया गया है, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो भी लॉज हैं उनमें अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसको ये राइट्स अवेलेबल नहीं है, और जो एनिमी एलियन है उसको भी ये राइट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये तो बात करता है एक 22(1), 2 and 3। अब आगे के जो 4 पॉइंट्स है वो बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस को लेके। जैसे 22(4) ये कहता है कि अगर किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिव लॉज में आपने डिटेन किया है तो जो मैक्सिमम आप उसको डिटेन कर सकते हैं वो टाइम है 3 मंथ्स। यानी कि 22(4) ये कहता है कि किसी को भी प्रिवेंटिव लॉज में अगर आप डिटेन करते हैं तो मैक्सिमम आप उसका डिटेंशन कर सकते हैं 3 मंथ्स के लिए। और मान लीजिए अगर आपको 3 मंथ से ज्यादा उसको डिटेन करना है तो अब कंडीशन क्या होगी, आपको एडवाइजरी बोर्ड से इसकी रिकमेंडेशन लेनी होगी या परमिशन लेनी होगी। कि अगर एडवाइजरी बोर्ड ये कह देता है कि हाँ इस पर्सन का डिटेंशन जो है वो मोर देन 3 मंथ्स होना चाहिए तभी हो सकता है, अदरवाइज 3 मंथ से ज्यादा आप किसी को डिटेन नहीं कर सकते अगर एडवाइजरी बोर्ड आपकी परमिशन नहीं देता है। अब ये जो एडवाइजरी बोर्ड होगा इसमें कौन लोग होंगे? तो ये कहा गया है कि एडवाइजरी बोर्ड में वही होगा जो या तो हाई कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट का जज होने की क्वालिफिकेशन रखता है। अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, हम आगे कई इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे कि जो हाई कोर्ट का जज होने की क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ ये है कि 10 साल तक उसने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो। अब एक तो इन्होंने कह दिया कि 3 मंथ तक मैक्सिमम डिटेन कर सकते हैं, उससे ज्यादा डिटेन करना है तो एडवाइजरी बोर्ड की आपको परमिशन लेनी होगी। अब एडवाइजरी बोर्ड में कौन होगा? भाई जो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो या हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। 22(4) में एक और इंपॉर्टेंट चीज कही गई है जहां आप ये लिख सकते हैं कि अब एडवाइजरी बोर्ड 3 महीने से ज्यादा तो अलाउ कर देगा, लेकिन किसी भी कीमत पे इस पर्सन का डिटेंशन उस मैक्सिमम टाइम से ज्यादा नहीं होगा जो प्रिवेंटिव लॉज ने बताया है। मान लीजिए 22(4) जो है ये तो पावर देता है ना गवर्नमेंट को कि वो ऐसे लॉज बना सकती है, जैसे कई बनाएगा, मीसा हो गया, टाडा हो गया, अभी हम देखेंगे कि करके, तो ये सब लॉज बना जाते हैं। अब इन लॉ में ये भी वो लिख देते हैं कि मान लीजिए उन्होंने कहा मैक्सिमम जो डिटेन है वो 1 साल या 2 साल, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि मैक्सिमम डिटेन आप 2 साल तक कर सकते हैं, जैसे मीसा में था। तो 2 साल तक अगर आप मैक्सिमम डिटेन कर सकते हैं तो 22(4) ये भी कहता है, एक तो मैक्सिमम पहले दिया कि मैक्सिमम आप 3 मंथ तक डिटेन कर सकते हैं, 3 मंथ से ज्यादा अगर आपको डिटेन करना है तो एडवाइजरी बोर्ड की आप परमिशन से कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन से भी आप उस मैक्सिमम पीरियड से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकते जो प्रिवेंटिव लॉज में दिया गया है। यानी कि नो डिटेंशन
more than prescribed under any preventive law। ये 22(4) में कहा गया है। अब 22(4) के साथ साथ यहीं पे हम पहले देखेंगे 22(7), इसी से रिलेट करके है। अब 22(7) में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो एडवाइजरी बोर्ड क्या क्या प्रोसीजर होगा, कैसे वो करेगा, ये प्रोसीजर बनाने की वो पावर पार्लियामेंट के पास है। मैक्सिमम कितना डिटेन किया जा सकता है एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन से, तो वो सब चीजें करने का राइट किसको है? पार्लियामेंट को है। ठीक, ये 22(7) में कहा गया। अब अगर हम देख लें 22(5), ये क्या क्या बात करता है? 22(5) इन पर्सन को भी कुछ राइट्स देता है। जैसे ये कहता है कि अगर आपने किसी को डिटेन किया है तो कम से कम 2 राइट तो उसके बनते हैं। एक, आप कम्युनिकेट करो। क्या कम्युनिकेट करो? कि किन ग्राउंड्स पे आपने उसको डिटेन किया है, आप उसको भी बताइए। और बताने के साथ साथ उसको एक राइट है रिप्रेजेंटेशन का, कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, और अगर वो अपना बचाव करना चाहता है तो वो कर सकता है। 22(5) में ये चीजें कही गई हैं। अब 22(6) जो है ये एक एक्सेप्शन है। किसका? 22(5) का। यानी 22(5) क्या कहता है कि आप उसको कम्युनिकेट कीजिए, आप उसको रिप्रेजेंटेशन दीजिए। लेकिन 22(6) ये कहता है कि अगर उसको कम्युनिकेट करना या उसको रिप्रेजेंटेशन का मौका देना अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट है, तो फिर आप इसको नहीं भी कर सकते। मान लीजिए कोई ऐसा टेररिस्ट है, कोई ऐसा सिचुएशन है कि अगर हम उसको कम्युनिकेट कर देंगे तो हो सकता है कि पूरे पब्लिक के ही इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो जाए। तो 22(6) में ये एक्सेप्शन दिया है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो आप नहीं भी कर सकते हैं उनको। तो ये तो हमारा बेयर प्रोविजन हुआ 22 का, कि 22 बेयर प्रोविजन क्या कहता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बेयर प्रोविजन से इतना हमें समझ में आ गया कि पार्लियामेंट को पावर है। अब पार्लियामेंट का मतलब यहाँ पे बार बार कह रहे हैं 22(7) में भी पार्लियामेंट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो प्रिवेंटिव लॉज है ये बनाने की पावर पार्लियामेंट को भी होती है, स्टेट लेजिस्लेचर को भी होती है। क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में कुछ टॉपिक आते हैं जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर है। जैसे जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है, अभी यूपी में भी यूपी कोका करके स्टार्ट हुआ है, मकोका महाराष्ट्र में है, दिल्ली में भी मकोका ही चलता है। तो स्टेट को पावर रहती है, पार्लियामेंट को भी पावर रहती है कि स्टेट अपने स्टेट के लिए प्रिवेंटिव लॉज बना सकता है, और पार्लियामेंट अगर बनाता है तो वो पूरे इंडिया के लिए बनाएगा। अब हम ये देखेंगे कि इन लॉज को, या जो आर्टिकल 22 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या लॉज जो है वो बनाए हैं। जैसा कभी हमने डिस्कस किया था आपसे, सबसे पहले डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ये 1915 में आया था और 1939 में भी इसमें चेंजेस किए गए थे। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 में लिख दे रहे हैं, पहले 1915 में बना था। यहीं पे एक चीज और हम बता दे रहे हैं, ये बाद में भी चलता रहा, और इंदिरा गांधी के टाइम में 1975 में इसका थोड़ा सा नाम चेंज किया, ईयर चेंज किया, लेकिन यही एक्ट चलता रहा। अब जो था इसका नाम हो गया था डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एक्ट। डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1975। यानी कि जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था 15 में, फिर 39 में कुछ चेंजेस के साथ आगे चला। इंदिरा गांधी जी ने भी 1975 में इंटरनल सिक्योरिटी साथ में ऐड करके इसको चालू रखा था। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई लॉ जो है वो बने। सबसे पहले जैसे हमने अभी आपने अगर आर्टिकल 21 देखा हो तो आर्टिकल 21 में हमने केस डिस्कस किया था A.K. गोपालन का। A.K. गोपालन को डिटेन ही किया गया था, पहले तो 1947 से वो डिटेन थे। 1950 में एक लॉज बन के आ गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन पूरा नहीं लिखेंगे हम, शॉर्ट लिखेंगे, आप सुन रहे हैं तो उसको पूरा लिख सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ये 1950 में बन रहा था।
और 1950 में जब ये बना था तो ए के गोपालन उसी समय डिटेन किए हुए थे मद्रास सरकार के द्वारा, तो ये कहा गया था कि ए के गोपालन अब इसी एक्ट में आगे डिटेन रहेंगे। और फिर ए के गोपालन का पूरा केस भी आया था, आर्टिकल 21 पे हमने डिस्कस किया था, जिसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का कॉन्सेप्ट बहुत नैरो सेंस में कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था। और उनका ये कहना था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही रहेगा, मतलब हम एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट तो आपको रेमेडी दे सकते हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव के अगेंस्ट किसी तरीके की कोई रेमेडी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम यही दे सकते हैं कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें दी गई हैं या नहीं दी गई हैं। हम ये नहीं दे सकते हैं कि जो एक्ट बनाया गया है वो वैलिड है या नहीं है। तो ये के गोपालन में पूरा हुआ था, यानी कि प्रिवेंटिव एंड डिटेंशन एक्ट 1950 बना, ये चलता रहा 1969 तक। और 1969 एक्चुअली में था क्या कि इसमें इन्होंने कहा था कि ये 1 साल के लिए होगा और हर 1 साल के बाद इसको बढ़ाया जाएगा। तो ये बढ़ते बढ़ते ये 1969 तक गया, 1969 में जाके ये खत्म हो गया। इसके बाद आया मीसा। मीसा सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में मीसा का ही सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया था, और इस पे बहुत मीसा पे हम इंपॉर्टेंट केस लॉ भी देखेंगे। मीसा 1971 में ही आया था, 1971 में मीसा आया था। और मीसा का मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये 1971 में आया था, जिसको मीसा कहते हैं। मीसा के बाद अगर हम बात करें तो कोफे पोसा एक आया, कोफे पोसा, ये 1973 या 4 का एक्ट है, 1974 में आया ये। और कोफे पोसा स्पेशली जो है ये स्मगलिंग वगैरह के लिए रोकने के लिए आया था। तो इसका पूरा नाम अगर हम बात करें तो ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974 कोफे पोसा आया। कोफे पोसा की अगर हम बात करें तो 1978 में एक ब्लैक मार्केटिंग एक्ट करके भी आया था, वैसे बहुत बड़ा नाम है इसका, हम शॉर्ट में ऐसे बता दे रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग एक्ट 1978 में, ये प्रिवेंटिव लॉज में ही आया। इसके बाद आपने सुना होगा एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये आया था 1980 में। 1980 में ये आया एनएसए, लेकिन इसको जिस नाम से जाना जाता था ज्यादा, वो जाना जाता था रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये रासुका के नाम से काफी जाना गया। रासुका भी खूब आपने सुना होगा। इसके बाद एक टाडा आया, पोटो आया, पोटो ही कन्वर्ट हो गया पोटा में, मतलब ये टेररिज्म के लिए आया था टाडा। पोटो ये भी प्रिवेंटिव सब लॉज ही है। पोटो में ओ का मतलब जो है ये ऑर्डिनेंस है, क्योंकि पहले ये ऑर्डिनेंस बन के आया था, बाद में ये पोटा हो गया तो एक्ट हो गया। इसको प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस था पहले, बाद में ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट बन गया। इसके साथ साथ यूएपीए एक कॉन्सेप्ट चलता रहा हमारा, जो 1967 से स्टार्ट हो गया था, यूएपीए। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है। मजा तभी आएगा जब मजा लेके पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जब तक एक केस दूसरे केस से, एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल से आप खुद कनेक्ट नहीं करने लगेंगे और उस समय की सर्कमस्टांसेस को, सिचुएशन को नहीं दिमाग में लेके बैठेंगे, समझेंगे नहीं, तो आप केवल फैक्ट याद कर सकते हो, रट सकते हो, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा, ना मजा आएगा। कॉन्सेप्ट तभी डेवलप होगा जब मजा आएगा, मजा आएगा तो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, और दोनों तभी होंगे जब आप इसको सुनेंगे या कहीं से पढ़ेंगे। तो हमने बताया यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, ये है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये 1967 में था आया। इसके बाद 2008, अभी 2019 में इसमें अमेंडमेंट करके इसको बहुत ज्यादा रिजिड किया गया, बहुत ज्यादा कठोर किया गया। ठीक है, तो ये चलता है।
ये तो उन एक्ट की बात हो गई जो आर्टिकल 22 के अंतर्गत बनाएगा। ये हमेशा को पूछा जाता है कि कौन कौन सा बनाएगा। अगर लॉ आता है तो आपके पास इतना मटेरियल होगा। अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे देखिए आर्टिकल 22 पे अगर हम केस लॉ की बात करें तो एक ही गोपालन प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। एक ही गोपालन के बाद और भी केसेस आए, लेकिन जो इस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है मीसा पे है वो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। जबलपुर में बी भी हो सकता है, डब्ल्यू लिख दिया हमने। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। हमने जैसे बताया ये केस किस टॉपिक से रिलेटेड है, मीसा। अब मीसा से रिलेटेड है और ये कॉन्सेप्ट जो है ये इमरजेंसी के टाइम का है, यानी कि ये केस जब आया तो जो इमरजेंसी का टाइम था 1975 के तरफ, उस इमरजेंसी का ये कॉन्सेप्ट है। अब इमरजेंसी आपको पता है 3 तरीके की होती है, 352, 356 और 360। 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 प्रेसिडेंशियल रूल की बात करता है, 366 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे 352। अब 352 क्या कहता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पे ये दिया गया है। पूरा इमरजेंसी आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आप इतना देख लीजिए 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। जब हम 352 देखते हैं तो उसके साथ 2 आर्टिकल हम और देखते हैं, एक 358, एक 359। 358 क्या कहता है कि जैसे ही इमरजेंसी लगी, कौन सी वाली, नेशनल इमरजेंसी, और आर्टिकल 352 में, तो आर्टिकल 358 ये कहता है कि जो आपका आर्टिकल 19 है ये सस्पेंड हो जाएगा अपने आप। जैसे ही 352 की नेशनल इमरजेंसी लगी, एज पर आर्टिकल 358 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड। एक चीज 359 में देखिए एक पोजीशन, ये अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये उस समय की कर रहे हैं जो इमरजेंसी का टाइम है, जिस समय ये केस आया, जो हमें डिस्कस करना है। इसके बाद 359 में कुछ चेंजेस हो गए 44th अमेंडमेंट से, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। 359 में इन्होंने क्या किया कि 359 ये कहता है कि प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से आर्टिकल 19 को छोड़ के अगर किसी दूसरे राइट्स को भी सस्पेंड करना चाहे तो वो सस्पेंड कर सकता है। मतलब 352 की इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 19 तो 358 में अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, और 359 में प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो चाहे तो दूसरे राइट्स भी सस्पेंड कर सकता है। आप जानते हो प्रेसिडेंट की पावर का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर की पावर, क्योंकि प्रेसिडेंट का बहुत ज्यादा हमारे यहाँ रोल होता नहीं है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट हमने इसलिए बता दिया आपको क्योंकि जब ये एडीएम जबलपुर का केस हम डिस्कस करेंगे तो इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। अब हुआ क्या, इमरजेंसी के टाइम में ये जो एडीएम जबलपुर का केस है ये हैबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है। हाई कोर्ट ना समझ लेना इसको, हैबियस कॉर्पस के नाम से इसको जाना जाता है। हैबियस कॉर्पस क्या है आपको पता है कि अंडर आर्टिकल 32 जो है वो रिट्स दी गई है 5 तरीके की। अब उन 5 तरीके की रिट्स में अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं 5 कौन कौन सी हैं। 5 में से एक रिट जो है वो हैबियस कॉर्पस भी है। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है ब्रिंग द बॉडी बिफोर द कोर्ट। अगर किसी पर्सन का अनलॉफुल डिटेंशन हुआ है तो एक हैबियस कॉर्पस की रिट आ जाती है जिसमें कोर्ट ही कह सकता है ब्रिंग द बॉडी बिफोर द कोर्ट, की जिसको भाई लेके तो आओ सामने, कौन है, कहाँ छिपा रखा है, सामने लाओ उसको। ये 358 की पोजीशन है, ये 359 की पोजीशन है। अब हम पहुंचते हैं कि ये जो 1975 के आसपास की पोजीशन थी उसमें हुआ क्या। मीसा वहां पे चल रहा था, ठीक, मीसा जो है आ गया था और मीसा उस समय चल रहा था, इमरजेंसी का टाइम था और इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, कई लोगों को मीसा के लॉ के थ्रू अरेस्ट किया गया था, बहुत लोगों को डिटेन किया गया था। अब डिटेन जब किया गया तो कई रिट्स भी गई, हजारों लोग उस समय जो थे वो डिटेन थे, तो कई रिट्स वेरियस हाई कोर्ट्स में गई थी। अब
हाई कोर्ट में रिट जब गई हैं तब सबसे बड़ी चीज तो यही थी कि ये देखना था हाई कोर्ट्स को कि वो इन रिट्स का क्या करें। उसकी वजह क्या थी, जैसा कि हमने आपको बताया कि 358 में ये चीज है, 359 में ये चीज है। इन्हीं सब आर्टिकल्स का बेनिफिट लेते हुए जब इमरजेंसी लगाई गई, तो इमरजेंसी जब लगाई गई तो उन्होंने क्या किया, 358 की वजह से आर्टिकल 19 क्या हो गया, सस्पेंड हो गया। इसके बाद आया 359 पावर देता था प्रेसिडेंट को कि वो किसी दूसरे राइट्स को भी सस्पेंड कर सकती है। तो यहां पे 14, 21 एंड 22 आर्टिकल 14, 21, 22 ये तीनों सस्पेंड कर दिए प्रेसिडेंट के ऑर्डर से। आर्टिकल 19 तो अपने आप सस्पेंड हो गया, फ्रीडम सब चली गई। 359 में जो ये ऑर्डर दिया जा सकता था प्रेसिडेंट के द्वारा, उस ऑर्डर को देके इन्होंने 14, 21 और 22 सस्पेंड कर दिया। साथ में एक चीज और लगा दी कि अब किसी भी हाई कोर्ट्स में जो 226 में पावर होती है कि लोग अपने फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन के लिए वहां जा सकते हैं, बोले कि इन आर्टिकल्स के लिए नहीं जा सकते आप। इन आर्टिकल्स का मतलब हो गया आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 से रिलेटेड अगर कोई भी रेमेडी आपको चाहिए है तो हाई कोर्ट भी आप मूव नहीं कर सकते हो। इतना पूरा इंतजाम कर दिया गवर्नमेंट ने। अब लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए, कई हाई कोर्ट्स में ये चीजें गई। तो कई हाई कोर्ट्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम इन रिट्स को सुनेंगे। देखिए सबसे बड़ी एक तो यहां पे चीज और हम बता दें कि अपील में और रिट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अपील में जब भी आप जाते हैं तो वो एज अ मैटर ऑफ राइट जाते हैं, मतलब कोर्ट ये नहीं कह सकता कि हम आपको सुनेंगे नहीं, सुनना पड़ेगा कोर्ट को, उसके बाद तो जो भी जजमेंट दे। रिट का मतलब ये होता है याचिका। याचिका का मतलब होता है कि आप एक रिक्वेस्ट लेके गए हैं और आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाए ये जरूरी नहीं है। तो रिट में जब भी कोई चीज आती है तो पहले यही देखी जाती है कि वेदर योर रिट इज एप्लीकेबल और नॉट, कि क्या आपके रिट जो है वो एप्लीकेबल भी है। पहले तो यही डिसाइड होता है, जब एप्लीकेबल हो जाती है तब आगे सुनवाई स्टार्ट होती है। कोर्ट के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था कि क्या ये रिट हम सुन भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब लोगों को डिटेन किया गया था। अब जब आपको डिटेन किया जाएगा तो आपके कौन कौन से राइट जाएंगे, पर्सनल लिबर्टी आपका खत्म होगा, आपका फ्रीडम खत्म हो जाएगा जो फ्रीली मूवमेंट है, या 22 में आपको अरेस्ट किया गया है, जो एडवाइजरी बोर्ड वगैरह ये सब फॉलो किए गए हैं, जो भी इन्होंने लॉ बनाए हैं, इनको अगर फॉलो नहीं किया गया है तब ये चीजें हो सकती हैं। तो यानी अगर किसी को डिटेन किया गया है तो वो रेमेडी कहां कहां ले सकता है, आर्टिकल 19 में ले सकता है, सस्पेंड है। 21 में ले सकता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, सस्पेंड है। 22 में ले सकता है कि हमें अनलॉफुल डिटेन किया गया है, सब सस्पेंड है। जब सब कुछ सस्पेंड ही है तो अब जाओगे कहां। फिर भी कई हाई कोर्ट्स ने सुना लोगों को। अच्छा सुना, हाई कोर्ट भी तो भाई अपना दिमाग रखता है ना, तो हाई कोर्ट ने सुना और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ सुना। उन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है कि कहते हैं कि मीसा का जो लॉ है वो सही है या गलत है। सही बात है, हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम ये तो देख ही सकते हैं कि मीसा ने जो लॉ बनाया है, यानी मीसा जो कहता है इन लोगों का डिटेंशन जो है वो मीसा के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। पानी पी लेना फिर बताएंगे। तब तक आप लोग भी पियो पानी आने के लिए। चलिए, तो कोर्ट ने क्या कहा भाई, हम बोले कि हम ये तो देख ही लें, क्योंकि देखिए प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ का कॉन्सेप्ट आया था। एक गोपालन ने कह भी दिया था कि भाई प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही होगा, हम ये नहीं चेक कर सकते हैं कि जो लॉ बना है वो सही है या नहीं है। हाँ, अगर कोई प्रोसीजर जो लॉ ने बनाया है उससे अलग कोई चीज इंप्लीमेंट की जा रही है तब हम देख सकते हैं। तो वेरियस हाईकोर्ट ने यही कहा, बोले भाई हमें ये तो देखने दो कि क्या जो लोगों को डिटेन किया गया है ये मीसा के अकॉर्डिंग ही किया गया। ऐसा नहीं कि मीसा में हम ये नहीं चेक करेंगे कि मीसा सही है गलत है, लेकिन ये तो सही देख ही ले कि क्या मीसा का इंप्लीमेंटेशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोर्ट ने ये चीजें देखी, कोर्ट ने ये देखी तो भाई गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने मीसा में अमेंडमेंट किए उसी समय। कई अमेंडमेंट है, हम ज्यादा नहीं, केवल 17A और 18
दो अमेंडमेंट आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे कहीं कहीं नहीं है, कॉन्सेप्ट है ज्यादा लेंदी, तो बता देते हैं, हल्के हल्के आप समझोगे, समझ में आएगा, मजा आएगा। देखिए 17A में इन्होंने क्या किया कि अभी हमने देखा था कि इन्होंने कह दिया था कि अगर एडवाइजरी बोर्ड, आर्टिकल 22 में हमने देखा था कि मैक्सिमम कितना आप रोक सकते हो, डिटेन कर सकते हो 3 मंथ तक। 3 मंथ से ज्यादा अगर किसी को डिटेन करना है तो किसकी आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी, एडवाइजरी बोर्ड से। इन्होंने 17A में अमेंडमेंट किया, इन्होंने कहा कि बिना एडवाइजरी बोर्ड के परमिशन के भी आप 3 महीने से ज्यादा किसी को डिटेन कर सकते हो, मोर देन 3 months विदाउट परमिशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। एक काम तो ये कर दिया, बोले अब एडवाइजरी बोर्ड की भी जरूरत नहीं है। 18 में इन्होंने क्या किया, बोले देखिए जो पर्सनल लिबर्टी है, इसकी पावर या इसका राइट आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है आर्टिकल 21 से, और कहीं से नहीं मिल रहा है। बोले ना आपको नेचुरल लॉ से मिल रहा है, ना आपको कॉमन लॉ से मिल रहा है। अब आप कहोगे नेचर लॉ, कॉमन लॉ, ये सब चीजें कहां से आ गई? ऐसा है कि जब लोगों को डिटेन किया गया, हाई कोर्ट्स ने जब कहा कि चलो हम आपको सुन सकते हैं, कम से कम ये तो देख ही सकते हैं कि मीसा के अकॉर्डिंग ही आपको डिटेन किया गया है या नहीं किया गया, हम मीसा को चेक नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे ज्यादातर लोगों का ये कहना था, बोले देखिए जो हमारा पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है, जो हमको डिटेन किया जा रहा है, बोले ये सही है कि आर्टिकल 21 इस समय सस्पेंड है, लेकिन ये राइट्स केवल आर्टिकल 21 ही नहीं देता है हमें, बोले ये तो नेचर हमको देता है, प्रकृति हमको देता है। जैसे अमेरिका में मानी जाती है चीजें, जहां पे ये समझ लीजिए जुडिशरी सुप्रीम हो गई, जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हमने देखा था अमेरिका में जुडिशरी सुप्रीम है, वहां पे नेचर का लॉ ये मानते हैं। वो कुछ चीजें मानते हैं, जैसे हम कहते हैं ना फंडामेंटल राइट जो है इनहेरेंट राइट है, ये तो पहले से ही आप में होते हैं। इसीलिए जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, तो उसमें ऐसा नहीं कि ह्यूमन राइट दिए गए आपको, वो केवल डिक्लेरेशन है कि ये तो इनहेरेंट थे, आप में पहले से ही थे। अब हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई ये चीजें जो है वो है आपके पास। तो ज्यादा लोगों का कहना था कि भाई आर्टिकल 21 ठीक है सस्पेंड है, लेकिन जो हमारा पर्सनल लिबर्टी और लाइफ का राइट है, ये तो हमें नेचर भी देता है। कॉमन लॉज वो होते हैं जहां पे पार्लियामेंट सॉवरन होता है इंग्लैंड की तरह। तो ये सब चीजें सामने आए, मतलब ये था कि इन्होंने अमेंडमेंट करके उन सब चीजों को खत्म किया जिन पे केसेस सुने जा रहे थे, जिन ग्राउंड्स पे रेमेडी मिलने के चांस थे। इन्होंने साफ साफ कह दिया पर्सनल लिबर्टी का राइट केवल आपको आर्टिकल 21 से मिलता है और कहीं से नहीं मिलता है। 21 सस्पेंड है, मतलब कोई लिबर्टी आपकी इस समय नहीं है। तो ये था सिनारियो उस समय का जब ये केस आया। तो फाइनली एक रीट के थ्रू ये शिवकांत शुक्ला जो थे ये गए थे। अब एडीएम जबलपुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मीसा में ये पार दी गई थी एडीएम को और डीएम को कि वो लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकता है। तो एडीएम जबलपुर ने किया होगा, तो शिवकांत शुक्ला ने ये केस फाइल किया। अब यहाँ पे जब शिवकांत शुक्ला का ये केस आया तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कभी कभी बहुत अगर आप आईएएस वगैरह दो तो इससे क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, वरना ये चीज अगर आप देखोगे तो आपको एक समझ आएगी। जैसे एक तो यहाँ पे जो एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला का केस फाइनली सुप्रीम कोर्ट जब गया तो यहाँ पे 5 जजेस बेंच थी। एक चीज, कितने जजेस की बेंच थी? 5 जजेस की बेंच थी। यहाँ पे नाम भी आपको बता देंगे, एएन रे, बेंच में थे। एएन रे के अलावा आचार्य खन्ना, बेग, भगवती, मतलब खन्ना, वेग, भगवती साहब थे। अब 5th बेंच में जो हमारे थे ये थे अपने चंद्रचूड़। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये पूरा नाम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज और बताएंगे हम आपको, वाई चंद्रचूड़। ये 5 लोग जो थे वो बेंच में थे।
पोजीशन वही थी, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस को लेके इनको चेक करना था। और मेनली जो इनके सामने क्वेश्चन था वो यही था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का, कि क्या ये जो लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने उसको चेक कर सकते हैं। तो ये जो जजमेंट आया था ये 4:1 से आया। जो डिसाइडिंग ओपिनियन थी वो खन्ना जी की थी। और उस पूरे जजमेंट में इन्होंने ये कहा कि बोले देखिए हम मीसा को चेक नहीं कर सकते। मीसा को हम इसलिए नहीं चेक कर सकते क्योंकि जो आर्टिकल 21 है या ये हमारे यहाँ जो टर्म यूज किया गया है ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यूज किया गया है, और हम ये नहीं चेक कर सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है वो वैलिड है या नहीं है। अब ये कहा जाता है कि ये जजमेंट जो है वो जुडिशरी के बहुत अच्छे जजमेंट में नहीं माना जाता है, क्योंकि जुडिशरी चाहती तो रेमेडी दे सकती थी उस समय। प्राइमा फेसी सब दिख ही रहा था कि चीजें गलत हो रही हैं। लेकिन इसके बाद आर्टिकल 22 से तो हमारा बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 में हमने आज डिस्कस किया था कि ए.के. गोपालन का प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कन्वर्ट हो गया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। किस केस में? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कब? 1978 में। इस केसेस के 1-2 साल बाद ही 1978 में केस आ गया मेनका गांधी। जुडिशरी को पता चल चुका था कि भाई कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। मेनका गांधी के केस में उन्होंने सीधे सीधे कह दिया प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा निकल के आ गया। मतलब जो गलती, अगर हम गलती माने इसको, तो जो हुई थी लगभग वो वहां पे सुधार ली गई है। और खन्ना ने जो है इसका डिसेंडिंग ओपिनियन भी दिया था। खन्ना का यही कहना था कि नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए और जुडिशरी ये भी चेक कर सकती है कि जो लॉ बना है वो वैलिड है या नहीं है। अब इसमें अगर आप देखो मेनका गांधी केस में ये हो गया, सब सही है। अभी हमने आर्टिकल 21 पे जो लेक्चर बनाया था उसमें हमने जब न्यू डायमेंशंस ऑफ आर्टिकल 21 देखा तो हमने देखा था राइट टू प्राइवेसी, और राइट टू प्राइवेसी पे लास्ट केस हमने देखा था पुट्टुस्वामी का, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी का। उसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स माना इन्होंने अंडर आर्टिकल 21। यहां पे एक चीज और हम आपको बताएं कि जो जस्टिस पुट्टास्वामी केस है, इस केस में 5 जजेस की बेंच थी और 9 जजेस की बेंच थी। सॉरी 5 नहीं, क्योंकि उधर 8 जजेस की बेंच को रिपील करना था, ओवर रूल करना था, तो 9 जजेस की बेंच जो है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया है। अब इसमें जो जजमेंट दिया था पुट्टास्वामी के केस में ये कहा गया कि एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में जुडिशरी ने गलत जजमेंट दे दिया था। मतलब इस पूरे केस को किसी केस में डायरेक्ट कोर्ट ने ये माना है, एक्सेप्ट किया है कि ये जजमेंट गलत था। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो ये जजमेंट दिया है उसमें जज जो थे वो कौन थे? वैसे तो कई लोग थे, लेकिन जिन्होंने डिलीवर किया चंद्रचूड़ ही थे। लेकिन ये चंद्रचूड़ जो थे ये वाई बी चंद्रचूड़ नहीं थे, ये थे डी वाई चंद्रचूड़। मतलब अब देखिए, जो एडीएम जबलपुर का केस की बेंच में एक थे वाई, एक्स ना समझना, इसको वाई समझना, वाई बी चंद्रचूड़ 2017 में, इतने सालों बाद दोबारा चंद्रचूड़ ने ही कहा कि नहीं, एडीएम जबलपुर का जो जजमेंट था ये गलत है। लेकिन ये चंद्रचूड़ जो थे वो इन चंद्रचूड़ के बेटे थे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा आर्टिकल 22 पे, अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। इसके बाद हम लोग 23 और 24 डिस्कस करेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक्स अ लॉट।